नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग में कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को, उसके लिए हम लोग पिछले 4-5 दिनों से कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते फिर वापस बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। कल शाम कोलार में थे। आप लोगों तक भारी बारिश में हम लोगों ने कोलार की जो कथा है, चुनावी कथा, वो पहुंचाने की कोशिश हम करते रहे। और अभी बेंगलुरु में भी बारिश हो रही है, हल्की बारिश है, तेज हवा है, लेकिन आप तक ये जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये विधानसभा है, पीछे विधानसभा, और कहा जाता है कि हर रविवार को विधानसभा में पूरी लाइटिंग होती है, लेकिन आज जितनी लाइटिंग है उसके हिसाब से आप तक पहुंचाने की कोशिश कि हाँ, ये विधानसभा, जिसे यहाँ विधान सौधा कहते हैं, और उसी के लिए तो चुनाव करवाया जा रहा है। और 224 सीटों के लिए मतदान 10 तारीख को, और उसका रिजल्ट आना है 13 मई को, यानी 3 दिन बाद। लेकिन आज से ठीक 3 दिन बाद चुनाव भी है, यानी मतदान भी है, और अब पूरा पैकअप के मूड में है यहाँ की जनता भी, और यहाँ के जो चुनाव प्रचार में लगे हुए पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वो भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो था, और उस रोड शो की कुछ तस्वीरें, वहाँ के लोगों की बातचीत, ये हम आप तक पहुँचा चुके हैं। पहले वीडियो के जरिए आप लोग शायद देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। और दूसरी चीज़, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ थी कि अभी तक के रोड शो में हम लोगों ने यही देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीमी गति से चलते हैं या बाहर निकल करके हाथ हिलाते हुए जाते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री आजकल जो ओपन रूफ की कार आती है उसमें थे, और बहुत तेज गति से जा रहे थे, यानी लगभग अगर स्पीड नापी जाए तो 60 की स्पीड में उनकी गाड़ी चल रही थी। और कई लोग निराश भी हुए, जिन लोगों से बात हुई वो लोग निराश भी थे कि पलक झपकते प्रधानमंत्री कब निकल गए यहाँ से पता ही नहीं चला। खैर, इस चुनाव में एक बात ये साफ नजर आ रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पर, और अब प्रधानमंत्री के साथ हनुमान जी भी आ गए हैं, यानी बजरंग बली और प्रधानमंत्री, ये दो मिलकर के बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब इन तीनों का साथ देने के लिए आज मैदान में कूद पड़ी हैं सोनिया गांधी भी। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ के 2 वरिष्ठ नेता, एक सिद्धारमैया और दूसरे डीके शिव कुमार, ये तमाम नेता जो हैं मैदान में हैं। कांग्रेस लगातार बहुत ही शानदार ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीच में एक रुकावट आई है। रुकावट 2 तरह की है, उस रुकावट की भी बात करेंगे, और उसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिल पाया है ये भी समझेंगे जब हमारे साथी प्रशांत टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने एक भाषण दिया, और उस भाषण में आतंकवाद का जिक्र किया, और उस पर पलटवार करते हुए आज राहुल गांधी ने भी ये बता दिया कि आतंकवाद से हमारा क्या रिश्ता है। 2 लोगों को, अपने परिवार के 2 लोगों को, यानी अपनी दादी को और अपने पिताजी को खोने वाले राहुल गांधी ने बता दिया कि आतंकवाद और हमारी पार्टी यानी कांग्रेस आतंकवाद से जोड़ करके उसको आप कैसे देख रहे हैं। तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या था, राहुल गांधी ने उनकी बातों पर कैसे पलटवार किया है, दोनों की बाइट सुनेंगे। पहले प्रधानमंत्री की एक छोटी सी बाइट आप सुन लीजिए, कल वो क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस पर किस ढंग से वार कर रहे थे, और उसके बाद सुनिएगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन आज जब चुनावी मैदान में आए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भी जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन वक्तव्यों पर, आइए जरा सुन लेते हैं। तो जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहेंगे। भाषण में कहेंगे
कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार मेरे बारे में गलत बोला। बहाने बनाते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। नोटबंदी जैसा काम हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई थी। तो सवाल यह है कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, सिद्धरमैया जी की, उसके बारे में आपको सब मालूम है। गरीबों की मदद की थी, कमजोरों की मदद की थी, किसानों की मदद की थी। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। पांच वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को पलटवार करते हुए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस के ये जो तमाम नेता हैं, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, क्योंकि वो भी पलटवार करती हुई नजर आई, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही थी और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जहर वाली बात प्रधानमंत्री ने गिनना शुरू किया था कि मेरे लिए कितनी गालियां दी गई हैं, और उसके बाद गालियों की बात आई। गालियों के बाद फिर मैनिफेस्टो आता है, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और उसमें फिर आता है बजरंगबली का नाम। बजरंगबली का नाम मैनिफेस्टो में नहीं है, वो बजरंग दल का नाम है, पीएफआई का नाम है, लेकिन बजरंगबली पूरे हिंदुस्तान में छा गए हैं। यहाँ लेकिन कर्नाटक में बजरंगबली उतने नहीं छाए हुए हैं जितना वहां दिल्ली और नोएडा का मीडिया दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जैसे शुरुआत में बताया भी कि ये चुनाव कर्नाटक का 2 लोग अब आखिरी दौर में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो है वो है बजरंगबली साहब, यानी कि भगवान के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश। लेकिन बजरंगबली क्या बीजेपी के नैया पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत सारी घटनाएं मणिपुर से लेकर के जंतर मंतर तक हो ही रही हैं, उन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि कर्नाटक में आज से 4 दिन बाद, आज 6 तारीख है, 7, 8, 9 और 10 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। यहाँ की जनता किसके नाम पर वोट देने जा रही है? मोदी जी के नाम पर वोट देगी या कांग्रेस के अलग अलग मुद्दों के नाम पर वोट देगी? राहुल गांधी जो बातें यहाँ रख रहे थे, जिसमें 5 गारंटी की बात भी आ रही है, जिसको लगातार कांग्रेस पा रही है कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं। आप एक बात और याद कीजिए कि लगातार, चाहे आज से 6-8 महीना पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस समय से कर्नाटक हॉट प्लेस बना हुआ था। और क्योंकि भारत यात्रा के रूट में पड़ने वाला ये पहला राज्य है जहां इस बार अभी चुनाव हो रहा है, यानी पहला राज्य। और इसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं पहुंची थी, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान में भी अभी सरकार कांग्रेस की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चर्चा भी हम खूब करेंगे, लेकिन आज चर्चा कर्नाटक की। आइए इस चर्चा में साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय करवाऊं। सबसे पहले यहाँ हमारे साथ लगातार इस पूरे चुनावी यात्रा में साथ चल रहे हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और उधर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए 5 साथी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ 2 और हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है बेंगलुरु में, लेकिन गर्मी जो है वो गर्मी चुनाव की है, और चुनाव में कहाँ किधर जा रहा है, ये पलड़ा किसकी तरफ, कौन आगे कौन पीछे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, अब
किस रूप में आप देखते हैं वहां बैठ करके चुनाव को? यहाँ की बहुत सारी गतिविधियां तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा चुनाव को किस रूप में जाते हुए देख रहे हैं, किधर जाते हुए वहां से देख रहे हैं, यहाँ की बात हम बताने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रशांत टंडन जी भी बताएंगे, और इस कार्यक्रम के बाद 9 बजे से एक और लाइव हम करेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हमारी चर्चा, और उसमें भी जो सर्वे आया है उस सर्वे पे चर्चा, एक बड़ा सर्वे, उस सर्वे पे चर्चा करेंगे कि कर्नाटक किस दिशा में जाने वाला है। तो वो 9 बजे, लेकिन अभी इस चुनावी यात्रा में और न्यूज पॉइंट में सीधे स्वामी जी आपके पास, कैसे देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, आपने प्रश्न पूछा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। मैं तो ये देख रहा हूं कि पूरे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आप वहां कर्नाटका में हैं, दिल्ली में आज कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, हरियाणा में बहुत घटनाएं घटी हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सरदार भगत सिंह की भांजी आज आंखों में आंसू लेकर जंतर मंतर में कह रही हैं कि मेरे मामा ने जो देश के लिए सपना देखा था, ये वैसा भारत नहीं है। अगर देश की बेटियां इस प्रकार से आंखों में आंसू लेके रो रही हैं तो सरदार भगत सिंह ने ऐसा सपना नहीं देखा था, ये उनकी सगी भांजी कह रही हैं। विनेश फोगाट ने ये कहा है, हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपना नार्को टेस्ट करा के दिखा दें। दूसरी घटना। तीसरी घटना, हरियाणा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम जनता हुए हैं। चौथी घटना, अनिल विज जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं, आज तक चुनाव नहीं हारे हैं, बड़ी लीड से जीते हैं, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर में बैठी बेटियों के साथ हम पूरे दिल और दिमाग से खड़े हुए हैं और अपनी पार्टी से मैं कहूंगा कि इन बेटियों की आवाज को सुने। ये घटनाएं घट रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य थे और मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी में गए हैं। मैं जो आपके कार्यक्रम में पिछले 1 महीने से कह रहा हूं राजीव जी, दिन के अंदर न केवल कर्नाटका का चुनाव, पूरे देश की राजनीति एक करवट लेने वाली है और बीजेपी का नामो निशान नहीं बचेगा। और मैं आपसे कहता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी तत्वों से घिरी हुई पार्टी कह रहे हैं, अगर उनके पास ये सूचना है, उनके ही गृह राज्य के अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, अभी तक उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? और अभी तक पुलिस ने कांग्रेस जो सिंपैथाइज अगर करती है उनकी निगाह में उग्रवादियों को, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कराया? राहुल गांधी तो आपने पुलिस भेज के पूछवा लिया कि कैसे जो पदयात्रा में औरतों ने कहा था, महिलाओं ने कहा था कि हमारे साथ दुराचार हुआ, और पूरी की पूरी पुलिस उनके घर में पहुंच गई थी। तो ये पुलिस अमित शाह से और मोदी जी से क्यों नहीं पूछती? अगर आपके पास सूचना है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश के लिए केवल त्याग किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने पूरी संपत्ति देश को दान कर दी, इंदिरा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, राजीव गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, सरदार बेंस सिंह ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, अगर वो देशद्रोहियों के साथ हैं तो ये जो माफी मांगने वाले लोग हैं, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, अमृतपाल सिंह को इसलिए चार्ज करते हैं कि वो सिख राष्ट्र की मांग करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पे वही धाराएं क्यों लगकर इनको जेल के अंदर क्यों नहीं भेजा जाता है? वास्तविकता में राजीव जी, इस प्रकार के पॉलिटिकल ब्लंडर्स मोदी जी कर रहे हैं। 15 दिन तक ऐसी आप इंतजार कीजिए, एक भी बीजेपी का ओरिजिनल कार्यकर्ता उनके पास नहीं रह जाएगा। और जिस कांग्रेस को ये कहना राष्ट्र विरोधियों के साथ संपन्न रहते हैं, उनके देश के 50% ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कांग्रेस से आए हैं, इसका माने मोदी जी ये कह रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी तत्व थे, चाहे वो पुडुचेरी हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, चाहे वो सिंधिया जी जो हैं आपके उड्डयन मंत्री हैं, सारे लोग अगर ये देशद्रोहियों के साथ इनकी सांठगांठ थी तो बीजेपी के अंदर आपने इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया, मंत्री क्यों बनाया? और इन सब के खिलाफ जांच करके इनको जेल के अंदर भेजिए राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, जंतर मंतर से लेकर के और पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है उस पर एक सटीक टिप्पणी आपकी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आना चाहता हूं मैं एक बार इधर प्रशांत टंडन जी के पास और इनके बाद फिर धनंजय जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, चुनाव अब पैकिंग जो कहते हैं कि आखिरी उसमें है, पड़ाव में है, और वैसे में लगातार 4 दिनों से आप भी घूम रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं चुनाव?
राजीव जी, हम अपने कर्नाटक के दौरे के अंतिम पड़ाव में हैं और कर्नाटक के चुनाव का प्रचार भी अंतिम पड़ाव पे है। और जो जहाँ से शुरू हुआ था चुनाव, वहाँ से कहीं इधर उधर गया नहीं ज़्यादा। यानी जिस तरीके की ये सर्वे आए, जिस तरीके की हम लोगों ने जो देखा, उससे चुनाव बहुत इधर उधर गया नहीं है। मीडिया में ज़रूर कुछ शोर सुनाई दिया है अलग तरीके का। और दूसरा ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो अकेले प्रचारक हैं, इस वक्त कोई और कर्नाटक में नहीं है। जो बीजेपी के प्रचार भी हो रहा है उसमें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हैं। मैंने बोम्मई का मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं देखा, येदियुरप्पा का फ़ोटो नहीं देखा, किसी और नेता का फ़ोटो नहीं दिखाई दिया है। कांग्रेस के इश्तिहार जब आते हैं राजीव जी, तो कांग्रेस के इश्तिहार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के तस्वीरें नीचे की तरफ है छोटी, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अगले प्रोग्राम में करेंगे। और उनके जो दो बड़े नेता हैं यहाँ पे, उनकी तस्वीरें जो है वो प्रमुखता से रहती हैं। तो ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी के प्रचार में है। नरेंद्र मोदी जी ने, जाहिर सी बात है कि अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है, क्योंकि कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय राजनीति के लिए। अगर यहाँ से कर्नाटक से नतीजा उल्टा हुआ तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पे और बीजेपी की 2024 की चुनौती में ज़रूर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। दूसरी बात कि जो मोदी साहब ने यहाँ पे किया है, यानी जो जब सारे हथियार उनके काम नहीं आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नंदिनी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस ने जो 75% सीलिंग बढ़ाने की बात की उसका मुद्दा है, वो सारे मुद्दों को का एक ही जवाब है उनके पास कि चुनाव को सांप्रदायिक कर दो। शायद उत्तर भारत होता तो ये कामयाब भी हो जाता, कर्नाटक में ये कामयाब होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक की यात्रा की है और तमाम लोगों से बात की है, अलग अलग जाति समूहों के लोगों से बात की है, उससे देख कर लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पे एक डेफिनेट एज है, एक बढ़त है। अब बाकी हम 13 तारीख को नतीजे क्या आते हैं वो हम देखेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक डेफिनेट एज है, बढ़त है, और बाकी नतीजा तो 13 मई को आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। धनंजय जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? बहुत सारी बातें नोएडा के मीडिया के जरिए पूरे देश में फैलाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कर्नाटक से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया? आग लगी हुई, वहाँ दंगे हैं, उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 64 से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केरल स्टोरी नाम की एक फिल्म आई है, उस पर मोदी जी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है आतंकवाद का जीवंत दस्तावेज है। जिसने फिल्म बनाई है वो कह रहा है कि ये कहानी है, कथानक है। हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट ने इसलिए उस पर रोक लगाने से मना कर दिया कि ये कहानी है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये हकीकत है। अब बताइए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा कि अगर वो जीवंत दस्तावेज है, तो प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? आतंकवाद को क्यों सहन कर रहे हैं? अगर 32,000 लड़कियां, जैसा कि पहले फिल्म में बताया गया था कि 32,000 लड़कियां IAS में शामिल हुई, तो आपका जो डायरेक्टर है फिल्म का, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, उस पर स्टैंड क्यों नहीं किया? वो क्यों 3 लड़कियों की बात करने लगा? तो 72,000 और 3 में अंतर होता है या नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री जी, आपको झूठ बोलते समय कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? केवल चुनाव दिखता है या भारत की राजनीति कहाँ जाएगी ये भी दिखाई पड़ता है? अब बताइए कि आप जो है, जब जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा और हमारे जो प्रशांत भाई हैं उन्होंने भी कहा कि आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? 9 साल आपने देश में शासन किया, आपने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था आपके लिए, आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है? क्यों देश की जनता को बोलना पड़ रहा है? आप चुप क्यों हो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? आपने तो कहा कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने तो कहा था कि भ्रष्टाचारी जेल में होंगे।
कौन जेल में है? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलिए प्रधानमंत्री जी, फिर बोलिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, बोलिए कि 2 करोड़ हर साल हमने रोजगार दिया, अब देश में बेरोजगार लोग नहीं है, ये बोलिए ना आप, आपने वादा किया था ना। तो प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब बजरंग बली और बजरंग दल को मिला रहे हैं। क्या बजरंग बली की पूजा यहाँ मना है? कांग्रेस पार्टी 1947 से सत्ता में है, क्या कभी ऐसा हुआ कि बजरंग बली का नाम नहीं लिया जा सकता है? क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाता था? क्या मंदिरों में जाने को किसी को इजाजत नहीं थी? क्या हुआ हिंदू धर्म के साथ जो इनको करना पड़ रहा है कि बजरंग दल और ये हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे? कहाँ रोक टोक है हिंदुओं के साथ? मैं तो कहूँ राजीव जी कि हिंदू धर्म का जितना नुकसान आरएसएस और 9 वर्षों में मोदी जी ने किया है, उतना मुगलों ने नहीं किया। हिंदू धर्म का चेहरा जो है वो गांधी से पहचाना जाता था दुनिया में, विवेकानंद से पहचाना जाता था, आदि शंकराचार्य से पहचाना जाता था, वेद और उपनिषद से पहचाना जाता था। क्या वो चेहरा मोदी जी हो सकते हैं हिंदू धर्म का चेहरा? क्या वो आदित्य जोगीनाथ हो सकते हैं? क्या वो अमित शाह हो सकते हैं? क्या बजरंग दल के लड़ाके हो सकते हैं हिंदू धर्म का चेहरा? हिंदू धर्म को दुनिया में बदनाम किया इन्होंने। मोदी जी को उस पर बोलना चाहिए। और देश की जनता लेकिन समझ रही है, देश की जनता मूर्ख नहीं है, होली है, भावुक है। आप उसको बरगला सकते हो गलत सूचना दे करके, लेकिन सूचनाएं जनता तक कहीं न किसी रास्ते पहुंचती। तो मुझे लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं उसका खामियाजा देश तो भुगत ही रहा है। आने वाले समय में देश की जनता भी भुगतेगी और देश में जो ये नफरत का वातावरण फैला रहे हैं उनको भी सबक मिलेगा, थप्पड़ उनके गाल पे पड़ेगा। जी राजीव जी। जी, बहुत सारी बातें। और कर्नाटक का चुनाव बीच में रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया जब आप पूरा का पूरा कर्नाटक का चुनाव जो है वो पैकअप के मोड में आ चुका है, आखिरी ओवर के कुछ बॉल बाकी हैं और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं, सोनिया गांधी का आज भाषण, और आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सोनिया गांधी के भाषण का एक छोटा सा अंश आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। छोटी सी एक बाइट, सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है आज अपने भाषण में। पहली दफा सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंची थी। लेकिन पहले अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, आज प्रधानमंत्री जो थे वो बहुत भागे भागे से दिखाई पड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां भारतीय जनता पार्टी की हो रही होगी। प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा इसको कौन समझ सकता है। प्रधानमंत्री की आज की गति जो है वो बता रही थी कि जैसे कुछ भागे जा रहा हो, हवा में उड़े जा रहा हो, और प्रधानमंत्री उसको लपकने के लिए भागे चले जा रहे हैं। वो कहीं से भी कोई चुनावी रोड शो या कोई चुनावी रैली या कोई चुनावी संबोधन लग ही नहीं रहा था जिस तरीके का प्रधानमंत्री का आज का रोड शो था। यानी कि उनके भक्तगण जो थे, जो उनको देखने के लिए खड़े हुए थे, वो तो बेचारे 4-4 घंटे से धूप में खड़े हुए थे। और बेंगलुरु की जो धूप होती है वो बहुत कड़क धूप होती है, और खासतौर से इस मौसम में जब वहाँ बारिश भी हो रही हो तब जो धूप निकलती है वो और ज्यादा खराब होती है। तो ऐसे में अगर 4-4 घंटे से उनके भक्त खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री बहुत तेजी के साथ जो है वो 80 की स्पीड से निकल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो किस चीज को पाने के लिए वहां भाग रहे हैं। असल में राजीव जी, मसला ये है कि जो बजरंगबली को लेकर के प्रधानमंत्री आए, वो बजरंगबली को लेकर के नहीं आए। अगर प्रधानमंत्री बजरंग दल पे पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ है तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि कांग्रेस की उस घोषणा के खिलाफ भी है जिसमें वो पीएफआई पे बैन की बात कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल दोनों पे एक साथ बैन लगाने की बात की है, तो प्रधानमंत्री दोनों के खिलाफ ना मालूम पड़ते हैं। प्रधानमंत्री स्पष्ट करना चाहिए कि वो पीएफआई पे बैन के खिलाफ है कि नहीं है। बजरंगबली पे तो बाद में आया जाएगा, बजरंगबली से उनका क्या नाता है, क्या रिश्ता आता है कि नहीं है। बहरहाल कर्नाटक में बजरंगबली कोई मुद्दा है ही नहीं, और ये मुद्दा जो है ये उत्तर भारत के लिए हो और यहाँ भी जो किस तरीके से मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा ये उनके लिए मालूम पड़ेगा। लेकिन जो आखिरी चरण है राजीव जी, बिल्कुल अब जो बिल्कुल आखिर है, अभी भी आप देखिए कि हमारे गृहमंत्री जो वो मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री को तो जाएंगे ही नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ चुनाव होता वहीं रहता है, मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। तो ये जो जिस तरीके की सब राजनीति चल रही है, इस मिला के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो समझ चुकी है कि कर्नाटक जिस तरीके की वहाँ काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रशांत जी बता रहे थे कि वहाँ किसी का कोई फोटो ही नहीं है,
अब राहुल गांधी लगातार पूछेंगे भाई मुंबई कहाँ है, प्रधानमंत्री से पूछा राहुल गांधी ने कि मुंबई साहब कहाँ है, तब क्या जवाब है इसका कि मुंबई साहब कहाँ है? भाई मुख्यमंत्री किसको बनना है, मुंबई को बनना है कि प्रधानमंत्री को बनना है वहां? ये सवाल है वहां। बिल्कुल। वहां चेहरा जो है सिद्धा रवैया है डीके शिव कुमार है कांग्रेस का, प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो देखना ये राजनीति क्या प्रधानमंत्री का चेहरा जीतता है, कन्नड़ अस्मिता जीतती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमलेंदु उपाध्याय जी। और यही है, यहाँ जब लोगों से बात कीजिए तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमको मोदी जी चाहिए। अगर जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि मुंबई है मुख्यमंत्री, मुंबई चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, तो कहते हैं नहीं मुंबई नहीं चाहिए। तो देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन जो परमानेंट बीजेपी के वोटर्स हो गए हैं वो हो गए हैं। मतलब बीजेपी ने ये काम तो किया है यहाँ पे कि कुछ वोटर्स अपने इकट्ठा कर लिए हैं। पूरे देश में जैसे उनका है वैसा यहाँ कर्नाटक में भी है। उत्तर भारत में शायद कम और दक्षिण भारत में शायद उत्तर भारत में शायद ज़्यादा और दक्षिण भारत में शायद कम। अभी आपके पास आने से पहले अमलेंदु जी मैं कह रहा था कि सोनिया गांधी भाषण दे चुकी हैं और उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा हम आप तक लेके आएंगे। पहले सुन लेते हैं सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा बेलगामी में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और सीधा आना चाहूँगा श्रवण गर्ग साहब के पास में और उनसे समझेंगे कर्नाटक का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, वो किस रूप में देखते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं सोनिया गांधी। पद यात्रा में हिस्सा लिया था। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर डकैती डालना ही उनका धंधा हो गया है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई। इनके नेता इतने घमंड में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें संसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को सर में कह रही हैं कि मेरे मां, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी सरकार में इस तरह की मनमानी आपने कभी देखी थी? क्या देखी थी आपने पहले? क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? ऐसे चलता है लोकतंत्र? नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं है, लालची नहीं है कि आप उन्हें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे। तो अभी सुन रहे थे आप सोनिया गांधी को आप सुन रहे थे। हुबली में सोनिया गांधी थी और वहां अपनी बातें रख रही थी, जनता को रिझाने, लुभाने और अपनी तरफ लाने की कोशिश हर पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी भी मैदान में, राहुल गांधी पहले से मैदान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय से आप याद कीजिए 40% की सरकार, पे सीएम
और नंदिनी बनाम अमूल, बहुत सारे मुद्दे आए और इन सब मुद्दों के बीच और आखिर में, और जबकि बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आई और आखिर में बीजेपी को एक छोटा सा मुद्दा मिला, बजरंग बली सामने लेकर के आ गए। और यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। सीधा आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब के पास में। गर्ग साहब, आपसे समझना चाहता हूं ये चुनाव क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये, जिसके बारे में हम लोग कहते रहे हैं कि इसके बाद चूंकि 2024 सेमीफाइनल इधर उधर बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें तो बीजेपी बनाम कांग्रेस अगर देखा जाए तो इस चुनाव को आप कहां पाते हैं? इतने सारे चुनावों को आप देख चुके हैं, एक लंबा अनुभव आपका है, उस हिसाब से भी, और जो रिपोर्टाज हम लोग यहां से भेज रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत आप देख ही रहे होंगे, उस हिसाब से भी आपका जरा विश्लेषण चाहिए। और समझना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट आज की तारीख में इस देश के लिए क्यों है, गर्ग साहब? राजीव जी, ये सवाल बहुत बड़ा आपने पूछा है कि कर्नाटक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। मैं इतने 50 सालों से चुनाव देख रहा हूं, 50 से ज्यादा सालों से इस देश में चुनाव देख रहा हूं। किसी एक राज्य के चुनाव को मैंने इतना महत्वपूर्ण बनाया हो किसी प्रधानमंत्री ने कि अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया हो, अपने आप को पार्टी से बड़ा करके प्रोजेक्ट कर रहे हों। आपने पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी, ये बीजेपी यहाँ कहीं नहीं है राजीव जी, ये प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ सारे विपक्षी दल हैं और राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं। प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया है, मतलब उन्होंने पार्टी को पीछे कर दिया है और उनको लगता है कि अगर वो बीजेपी यहां हार जाएगी तो वो मान लेंगे कि प्रधानमंत्री हार गए हैं। देश में यह संदेश पहुंच जाएगा कि प्रधानमंत्री का चमत्कार, उनका करिश्मा, उनकी छवि एकदम समाप्त हो गई है। राजीव जी, प्रधानमंत्री की चिंता कर्नाटक नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता यह है कि कर्नाटक के बाद जो कर्नाटक का रायता फैलेगा वो कितने राज्यों को अपनी चपेट में लेगा। अखिलेश यादव ने बजरंग दल पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। अगर आपने आज देखा हो, यह बड़ी घटना है। आप अगर पाएंगे कि देश में केवल 2 राज्य हैं जहां बीजेपी ने कम्युनली पूरा का पूरा माहौल बनाया है, सांप्रदायिक कर दिया है, उसमें एक कर्नाटक है और एक उत्तर प्रदेश है। सारी की सारी आग कर्नाटक से पैदा हुई, चाहे वो हलाल का मामला हो, नमाज का मामला हो, हिजाब का मामला हो, और उसका फायदा उत्तर भारत में लिया गया। पीएम की दिक्कत यह है, बीजेपी की दिक्कत यह है कि कर्नाटक अगर असफल हो गया, कर्नाटक अगर हाथ से चला गया तो फिर दक्षिण भारत का दरवाजा भी बंद हो जाएगा और उत्तर भारत में क्या होगा। इस चुनाव को प्रधानमंत्री ने भाजपा बनाम कांग्रेस से हटाकर भाजपा बनाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बना दिया है। उनको डर है कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी जीत जाएंगे। वो राहुल गांधी को हराना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी की जीत का मतलब होगा देश में एक नई किस्म की लहर का आना। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को लोकसभा के चुनाव की ड्रेस रिहर्सल बना दिया है। आप सोचिए कि इसके जरिए, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फंस गई है इसमें, निकल नहीं पा रही। आप इस तरह के मुद्दे आप देख रहे हैं कि बजरंग बली का मुद्दा या सोनिया गांधी ने जिस चीज का जिक्र किया अमित शाह के भाषण का कि कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो यहां दंगे हो जाएंगे, यह स्मृति ईरानी कह रही हैं कि प्रियंका गांधी को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा। यह सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहुंच गई है।
आप जितने भी पोल सर्वेक्षण है आप तो खुद दिखाने वाले हैं 9 बजे। मैं आज का भी आखिरी पोल सर्वेक्षण देख रहा था, केवल जी न्यूज का एक सर्वेक्षण है जिसमें वो जिता रहे हैं या एक इस तरह की पार्टी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी कर्नाटक में। उसके अलावा सारे जो सर्वेक्षण है, ओपिनियन पोल हैं, वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। हेमंता बिस्वास वहां खड़के को और सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान के परिवार का सदस्य बता रहे हैं। प्रधानमंत्री केरल स्टोरी की बात कर रहे हैं। ये केरल स्टोरी की बात क्यों कर रहे हैं? वो जगह जगह उन ऑडियो क्लिप्स को पहुंचा रहे हैं जिसमें सीपीएम के और कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के कुछ वक्तव्य हैं। पोलराइज कर रहे हैं पूरे के पूरे चुनाव को। प्रधानमंत्री ने अभी तक केवल 2 फिल्मों के बारे में बात की है, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी। आप सोचिए कि इस देश में प्रधानमंत्री का स्तर, प्रधानमंत्री के पद के स्तर को किस जगह पहुंचा दिया गया है। वो केरल स्टोरी के बहाने आतंकवाद की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी को आपने सुना कि आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा बलिदान तो उनके परिवार ने दिया है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में या उनके संगठन ने आतंकवाद के कारण क्या बलिदान किया है, कौन सा बलिदान उनकी पार्टी ने किया है। इतने सालों में पार्टी है, जनसंघ है, संघ है, क्या किया इन लोगों ने। देखिए, कर्नाटक की जनता को इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता या अन्य राज्यों की हिंदी भाषी जनता समझ लिया है, जहां इमोशनली आप लोगों को सांप्रदायिक दाव पेच में उलझाकर वोट प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक देखिए, बहुत पढ़े लिखे लोगों का आज वहां उनकी रैली थी 26 किलोमीटर की। नीट की परीक्षा है राजीव जी, और हजारों लाखों बच्चे और उनके परिवार अस्पतालों में परेशान हो गए। पेशेंट्स नहीं जा पाए, पानी नहीं मिला, डॉक्टरों ने विरोध जाहिर किया है। आप सोचिए कि 3 घंटे तक, और उसके पहले पूरे बंदोबस्त, उसके बाद पूरे बंदोबस्त उनकी सिक्योरिटी के, एक पूरे के पूरे शहर को एक प्रधानमंत्री कैसे अपने कैद में डाल सकता है। और ये अब बाकी यात्रा कल होने वाली है। आप क्या सोचते हैं कि बेंगलोर की जो लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेंगलोर जो है वो तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने कवर किया है। आप देखिएगा 13 तारीख को जब रिजल्ट आते हैं तब आप बताइएगा कि इन 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां से प्रधानमंत्री निकले हैं 60 की स्पीड से, जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस समय बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, वो तेजी क्या है ये समझ के बाहर है। वो तेजी कर्नाटक में सत्ता प्राप्त करने की है कि वो तेजी किसी और चीज की है, ये समझने की बात। ये जो चुनाव है राजीव जी, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो केरला स्टोरी जो बन गई है, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, अब हम लोगों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस केरला स्टोरी को देश की स्टोरी भी बना सकते हैं। देश के सारे चुनाव, यहां मैनिफेस्टोस की बात कोई नहीं कर रहा है। मैंने पूरे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टोस पढ़े हैं। प्रधानमंत्री नड्डा जी या अमित शाह कोई बात नहीं कर रहा है। अमित शाह ने आज रिजर्वेशन पर बयान दिया है कि उन्होंने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म किया, उसको निकाल के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाल दिया। कांग्रेस अगर आ गई तो मुसलमानों के लिए 6% कर देगी। तो ये जो इस तरह का, या जैसा इन्होंने बताया अमलेंदु ने, कि पीएफआई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बजरंग दल की बात कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा एक
दुर्भाग्यपूर्ण क्या है राजीव जी कि प्रधानमंत्री के स्तर का एक आदमी दुनिया का कोई नायक इस तरह से नहीं करता है। दुनिया में आप राष्ट्रपतियों को देखिए, प्रधानमंत्रियों को देखिए, केवल एक आदमी करता है, डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री करते हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कर्नाटक के लोग 13 तारीख को जो फैसला देंगे राजीव जी, वो फैसला, वही फैसला देश में मल्टीप्लाई हो सकता है। कर्नाटक की जनता अगर ओपिनियन पोल्स के खिलाफ जाकर कोई वर्डिक्ट देती है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति कोई अलग किस्म की होगी। जिस राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ वो राजनीति नहीं होगी। बात आप कह रहे हैं गर्ग साहब कि अगर ओपिनियन पोल्स के खिलाफ, क्योंकि ओपिनियन पोल्स जितने भी आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है, और अगर इसके खिलाफ यहाँ वर्डिक्ट आता है तो आप तय मानिए कि देश की राजनीति दूसरी दिशा में जाने वाली है। क्या कुछ होगा 13 मई को पता चल जाएगा, लेकिन ये जिक्र भी यहाँ लाजमी है जिसके बारे में आप कह ही रहे थे और जिसका शुरुआत में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक लंबा रोड शो कर रहे थे। कल भी रोड शो है, बारिश हल्की होती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कल राहुल गांधी भी रोड शो करने वाले हैं और उनका साथ शायद प्रियंका गांधी थे, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 4-4 घंटे 3-3 घंटे से लोग लाइन में खड़े थे, सुनने नहीं देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। जब लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग भी चूंकि उसी रूट पे थे और काफी भटकते भटकते एक जगह पहुंचना था, वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। खैर अपने कार्ड वार्ड को दिखा करके, पुलिस से बात करके वहां तक पहुंच गए और हमने कोशिश की, हमने सोचा कि चलो प्रधानमंत्री जी हैं, कवर कर लेते हैं इस रैली को, देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। थोड़ा एक कौतूहल रहता है एक पत्रकार होने के नाते, वो था। लेकिन जिस तेज गति से प्रधानमंत्री निकले, बिल्कुल बिजली की तरह, 60 से ज्यादा की स्पीड रही होगी उनकी गाड़ी की, और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी आई कि लोग बहुत नाराज दिखे। लोगों ने ये कहा कि देखो 3-3 4-4 घंटे से खड़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखेंगे, लेकिन उनको देख तक नहीं पाए। समझ सकते हैं कितनी तेज गति से प्रधानमंत्री निकल गए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जा करके इस कर्नाटक की राजनीति को और उसमें बीजेपी की जो राजनीति है उसको दुरुस्त करती है। और लेकिन दूसरी चीज ये है कि बीजेपी की लोकल राजनीति वो अब एक तरफ चली गई है और बीजेपी की सेंट्रल राजनीति, यानी जहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो राजनीति यहां दिखाई देती है और यहां चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? दीपक जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं। बहुत शानदार विश्लेषण अभी कर रहे थे श्रवण गर्ग साहब और बहुत परतें खोल रहे थे, और भी आगे उनसे बात करेंगे, लेकिन आप किस रूप में देख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को? देखिए, अगर यहाँ से शुरू की जाए, जिसका हमने आज हेडिंग लगाया है कि जनता का मूड क्या है। देखिए, ये एक पहला राज्य ऐसा है कि जहाँ की राजनीति जो है या जहाँ का जो चुनाव है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के साथ एकाकार हो गया है। ये अलग बात है कि वो कर्नाटक की जनता की ओर से कांग्रेस जो लड़ रही है वो स्थानीय मुद्दों को लेके और बड़े ठोस मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो वापस अपने उसी भावनात्मक जो इश्यूज होते हैं, जो लोगों को कुरेदने वाले जो मुद्दे होते हैं, उसी पर टिकी हुई है। और ये लगभग शुरुआत से चल रहा है। जब से कर्नाटक का चुनाव शुरू हुआ है, तभी से समझिए कि एक तरह से दोनों ने अपने अपने खाके जो है वो बांट लिए हैं। कांग्रेस पहले से ठोस मुद्दों पर काम कर रही है, बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार बार कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को उन मुद्दों पर ले आया जाए जिस पर खेलने के लिए वो जिसने प्रवीणता हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी भावनात्मक मुद्दे। बहुत सारे मुद्दे जो पिछले 3.5 सालों से इन लोगों ने जो चालू कर रखे थे, हलाल का मुद्दा है, टीपू सुल्तान है, हिजाब है, ये सब मुद्दे जो है उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसी न किसी तरीके से वापिस उन्हीं मुद्दों को जीवंत किया जाए या कोई उसी को नए पैकेजिंग में लाया जाए। अभी जैसे बजरंग बली वाला जो मुद्दा है, उसमें देखिए एक मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, वो चैनल जो है वो गोदी मीडिया का चैनल है ये, लेकिन जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उसने एक सर्वे किया था कि बजरंग बली वाला जो मुद्दा है उससे
कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। तो उसके जो नतीजे हैं देखिए बड़े मजेदार हैं। उसमें लोगों का, ये 37% लोगों का मानना है कि इससे कांग्रेस को लाभ होगा। जो बजरंग बली वाला जो मुद्दा उठाया है, इससे कांग्रेस को लाभ होगा। और केवल थोड़ा सा ज्यादा 44% लोगों ने माना है कि इसको जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। दूसरी बात, 19%, लगभग 20% लोग नहीं जानते कि उन्हें हाँ कहना है या ना कहना है। तो ये कोई गैप बहुत ज्यादा नहीं है। ये गैप ऐसा है कि बहुत इंस्टेंटली जो सर्वे किया गया जिस दिन ये मुद्दा आया था उसके तुरंत बाद लिया गया है। लेकिन अब जब सोच सेटल हो जाएगी 2-4 दिनों में, तो ऐसा लगता है कि बजरंग बली वाला मुद्दा जो है वो बहुत कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है कांग्रेस को, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का फायदा लेना चाहती थी उसे नुकसान भी हो सकता है। जैसे भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर हमें मौका मिला तो छत्तीसगढ़ में भी हम बजरंग दल के ऊपर जो है वो हम बैन कर सकते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत सारे लोग जब इसको खुलकर सामने आएंगे और जब ये देखेंगे कि कर्नाटक के चुनाव पर इसका विशेष परिणाम नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कोई बहुत गेन नहीं किया है, कोई उसे लाभ नहीं मिला है, तो ये मामला जो है न डाइल्यूट नहीं होगा, बल्कि बजरंग दल को या ऐसे ही संगठनों पर बैन करने की बात जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है। और अगर ये संदेश 2024 तक कैरी फॉरवर्ड हो गया वाया अगले 3-4 राज्य जो विधानसभा के जो चुनाव है उनसे होते हुए, तो निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो और बैकफुट पे आ जाएगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जो है हर दिन के चुनाव प्रचार के बाद वो सतत अकेले होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बजरंग बली को याद कर रहे हैं तो वो उसी व्यक्ति की तरह है जैसे उसे अकेले बियाबान में या बीहड़ में जाना है और वो घबरा रहा है और घबरा कर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ऐसे ही लगता है मुझे कि मोदी जो है वो लगातार अकेले पढ़ते जा रहे हैं और अकेले होने के कारण वो बजरंग बली को या हनुमान जी को याद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने अभी से अपना मूड दिखा दिया है और पिछले 3 दिनों में राजीव जी जो आप वहां पर जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो हम तक भी बातें पहुंची हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक की जनता ने भी अपने इश्यूज जो है वो पूरे के पूरे तरीके से फ्रीज कर दिए हैं, सेटल कर दिए हैं। अब आप इसमें चाहे अगले 3-4-5 दिनों में जो कुछ कीजिए, चाहे बहुत बड़ा रोड शो कीजिए, बहुत बड़ा आप कोई रैलियां कर लीजिए, इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक को जनता को 3.5 साल में यह समझ में आ गया है कि किस तरीके से वहां पर बेरोजगारी फैली है, किस तरीके से जनता के इश्यूज जो है वो मार खाए हैं। बेंगलुरु जैसा शहर, मुझे पता है वहां मेरे भी बहुत सारे लोगों के संपर्क है, वो बताते हैं विकास कार्य जिस प्रकार से ठप हुआ है। एक तरह से वो जो सबसे पढ़े लिखे लोगों की जो 2 नगरियां थी, एक बेंगलुरु और दूसरा पुणे अभी भी थोड़ा बहुत प्रवेश अभी भी कर रहा है, लेकिन बेंगलुरु में हालत बहुत खराब है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं वहां। तो ये बात जो है अब लोगों को समझ में आ रही है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार और संघवाद जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन 2 मुद्दों को भी कर्नाटक की जनता ने बहुत गंभीरता से लिया है। और नंदिनी वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा वो फैक्टर काम करेगा। और अब जो है व्यक्तियों के रूप में अगर कहें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो है ही, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बहुत बड़ी भूमिका वहां निभाने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जनता का मूड शायद वही है जो इस समय पूरे भारत का मूड है। भारत भी जान रहा है कि उसे परिवर्तन की जो ताकत है वो कर्नाटक के चुनाव के नतीजों से वो बटोरेगी, और उसका जो है ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे हमें आने वाले चुनाव में भी, अन्य राज्यों के चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं। राजीव जी जी बिल्कुल, एक बहुत वाजिब सवाल यहाँ पे आ रहा है प्रशांत टंडन जी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों, और अगर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, श्रवण गर्ग साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी हारें, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द, और अगर ये चुनाव जीतती है कांग्रेस तो राहुल गांधी की जीत ऐसा माना जाएगा। पैरेलली प्रियंका गांधी चल रही हैं, अब सोनिया गांधी भी आ गई, और इन सब में एक चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज की तारीख में कांग्रेस का अध्यक्ष भी है और साथ साथ इस प्रदेश का है, और उसके अलावा उनके साथ एक और बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, वो है दलितों का वर्ग। ऐसे में आप
अगर विश्लेषण करना हो तो इन चार कैरेक्टर्स को सामने, चार नेताओं को सामने रखते हुए किस रूप में देखें? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है राजीव जी, वो ये कि अगर चुनाव जैसा चुनाव सर्वेक्षण बता रहे हैं, अगर चुनाव उस तरफ जाएगा, जैसा हम लोगों को भी दिख रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक हवा है, अगर वो ऐसा जाएगा तो सबसे बड़ा जो इसका असर होगा वो ये होगा देश भर में कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला सोशल ऑडिट सामने आएगा। अभी तक ऐसा सोशल ऑडिट आया नहीं कहीं। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि अगर ये चुनाव में मान लीजिए कि जैसे जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा, राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, उसके साथ एक नैरेटिव भी है, नफरत के खिलाफ, मोहब्बत की दुकान, है ना। ये सारा जो नैरेटिव है, विकास की नई अवधारणा, ये सारा जो नैरेटिव है वो, और उसमें हम ये ना भूलें कि चीन, अडानी, ये सारे मुद्दे भी हैं। वो सारे मुद्दे बहुत बड़े हो जाएंगे। जो अभी लग रहा है कि कहीं हेडलाइन में पीछे खिसक गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, जो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात की, वो दलित समाज से आते हैं। यहाँ पे 36 सीटें हैं, जैसा मैं कल भी बता रहा था, 36 सीटें SC रिजर्व सीटें हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक में दो ट्रेंड हैं। एक तो सरकार रिपीट नहीं होती पिछले 4 दशक से, और दूसरा ट्रेंड ये है कि जो उन 36 सीटों में बहुमत लाता है वो बेंगलोर में आता है। और पिछले इस विधानसभा में जो हमारे पीछे बिल्डिंग दिख रही है, वो यहाँ पे शासन करता है आके। तो अब बीजेपी ने टिकट बांटे हैं, यहाँ का जो दलित समाज है या SC कैटेगरी है, वो कई भागों में बटी हुई है, जिसमें SC लेफ्ट, SC राइट, अनटचेबल, ये सारे तमाम तरीके के इसमें कैटेगरीज हैं। उसमें जो बड़ी कैटेगरी है, बीजेपी ने टिकट बांटने में वहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, और वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील जो है बड़ी कारगर होगी। और ये कांग्रेस के पास एक ज़रूर मैं कहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक ट्रम्प कार्ड है, जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आप देखिए कि वो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। राष्ट्रीय नेता वो शुरू से थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनका जो स्टेचर है बहुत ऊपर चला गया है। कन्नड़ भाषा में बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। आप वहाँ पे सांप या जो भी कहें, यहाँ पे तो उनकी वाहवाही है, जनता उनको पसंद कर रही है। जैसे जनता मोदी को पसंद करती है उनके नैरेटिव में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो उनको पसंद कर रही है। दलित समाज से आते हैं, तो उसका एक हिडन इम्पैक्ट यहाँ पे है, जिसकी आवाज़ हम 13 तारीख को सुनेंगे। 13 तारीख को उसकी आवाज़, 13 मई को उसकी आवाज़ हमको सुनाई देगी कि खड़गे जी का अपील क्या रही। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे सिद्धारमैया भी हैं और DK शिव कुमार भी हैं। ये सारे लोग एक बड़ा स्पेक्ट्रम है कांग्रेस के पास, और केवल नेताओं के चेहरे नहीं हैं, ये अलग अलग समाज से आने वाले भी बड़े नेता हैं अपने आप में। मोदी जी ने क्या किया है कि अपना कटआउट बहुत बड़ा बना दिया है, और बाकी कटआउट खत्म कर दिए, छोटे भी नहीं हैं, सिरे से गायब हैं सारे इश्तिहार में, भाषणों में। आज आप देखिए कि राहुल गांधी जब निकलते हैं या भाषण देते हैं तो पीछे मंच पे तमाम लोग बैठे होते हैं। आज मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री हमारे सामने से होकर गुजर रहे थे, उनके अगल बगल कोई नहीं था कर्नाटक का नेता, और वो बिजली की रफ्तार से निकल गए, शायद सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर किसी ने मोबाइल फेंक दिया था। उसको लेके सुरक्षा की एक चिंता ज़रूर है, जिस वजह से शायद उनके काफिले का रफ्तार बढ़ा दी गई। लेकिन ये काफिले की रफ्तार भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अगर 2013 मई को अगर कुछ दाएं बाएं होता है, यानी या पूर्व सर्वे सही साबित होते हैं, तो ये 2024 का क्या जो रफ्तार है मोदी जी के काफिले की, उसको रोक देगा।
जी 2024 की रफ्तार को रोकने के लिए ये जो कर्नाटक का चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अगर इस चुनाव में जो जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि दाएं बाएं कुछ भी होता है, जनता का मूड हम लिख भी रहे हैं और जनता का मूड जो है जो हम लोग देख करके आए हैं कई अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में। कल कोलार में थे, भारी बारिश में आप लोगों के बीच हमने कोलार के उस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन से इस कार्यक्रम को किया था। बहुत तेज बारिश थी, बिजली कड़क रही थी और हमारे कैमरामैन साहब जो है कैमरा छोड़ के भाग गए थे डर के मारे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ होता है और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ये चुनाव बीजेपी लड़के इस चुनाव को आगे तक ले जाएगी या कुछ और। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और इन सब के बीच आपकी प्रतिक्रिया कर्नाटक के चुनाव को लेकर स्पेशली। देखिए राजीव जी, पहला निवेदन तो मेरा यह है, अगर शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दी। मुझे जो लग रहा है, जो मैं कर्नाटका की विवेचना कर रहा हूं, मैं कल्पना कर रहा था, मैं एक कल्पना कर रहा था। अगर मैं कर्नाटका का निवासी होता और कन्नड़ भाषी होता तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। मेरे को अगर ये लगता कि आमूल ने नंदिनी को टेक ओवर करने का प्रयास किया, तो जब मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को देखता तो मुझे अमूल दिखाई पड़ता, और जब मैं सिद्धारमैया को और डीके शिव कुमार को देखता तो मुझे नंदिनी दिखाई पड़ती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि क्या गुजरात का आधिपत्य मेरे कर्नाटका के अंदर हो गया। अगर मैं कर्नाटक का होता तो मैं ये सोचता, क्योंकि मैं जब उत्तर प्रदेश में अटल जी को देखता था या मैं मुलायम सिंह यादव को देखता था या मायावती को देखता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश की सुगंध उसमें से दिखाई पड़ती। मैं समर्थन में हूं, विरोधी हूं, एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये मेरी कमजोरी है, ये आपकी भी कमजोरी है, सबकी कमजोरी होती है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं। हमको विदेश जाके सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है वो ये होता है कि उनकी भाषा, उनके लोग हमको समझ नहीं आते, हमें अपने लोग समझ में आते हैं, अपने जैसे लोग समझ आते हैं। तो मैं अगर कर्नाटका का वासी होता, और आपने जिससे देखा मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक बीजेपी के विधायक का ऑडियो लीक हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ है मुझे नहीं पता, सही है कि नहीं है, लेकिन अगर खड़गे जी को मारने का और उनके परिवार की हत्या करने का षड्यंत्र कोई विधायक बीजेपी का कर रहा था तो यह कर्नाटका की अस्मिता पे बहुत बड़ा प्रभाव है। और यह लगता है कि वहां पे जो एक दल लड़ रहा है वो केवल गुजराती, जो वहां के अपना एक वर्किंग स्टाइल है, गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं, वो कार्य कर रहा है। और इसका विरोध करने के लिए अगर मैं कर्नाटका का होता तो मैं कहता कि मेरे कर्नाटक के नेता, वो तपे तपाए नेता जिसने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है, जिसकी मां और बहन को जिंदा रजकारों ने जला दिया था, उस व्यक्ति की अगर हत्या, उसके परिवार की हत्या करने का षड्यंत्र कोई कर रहा है तो ये मेरे कर्नाटक के अस्मिता पे प्रश्न है। मुझे ये लगता है देश एक चौराहे पे खड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक वासी जो हैं, इनके ऊपर, इनके कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये देश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में केवल अशांति है, जिसमें लड़ाई है, जिसमें हिंसा है, जिसमें आपसी द्वेष है, या इस देश को गांधी और नेहरू और महात्मा बुद्ध और के रास्ते में ले जाना चाहते हैं जहां प्यार है, सद्भाव है, समभाव है। ये देश, और मैं बिल्कुल दम साध कर इस चीज का इंतजार कर रहा हूं 13 तारीख कि कर्नाटक की जनता, जिनको मैं बुद्धिमान समझता हूं, अगर इन्होंने कोई, अगर शब्द मैंने कहा था शब्दकोश से निकाल दीजिए, मुझे नहीं लगता कि गलत निर्णय वो कोई लेगा, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि कर्नाटक देश को दिशा दिखाएगा और देश की राजनीति को पलटेगा और ये दिखा देगा कि कर्नाटक वासी, जो हम मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सिद्ध करेगा कि वो बुद्धिमान होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ने सिद्ध किया कि वो बुद्धिमान लोग होते हैं। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी अपनी बात यहाँ रख रहे थे और स्वामी जी कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसको हम उनके जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहता हूँ,
देखिए, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। शरद पवार साहब इस्तीफा देते हैं, फिर इस्तीफा उनका वापस हो जाता है और फिर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों जो है, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट भी है, ऊपर का पार्ट मुंबई कर्नाटका कहलाता भी है। और ऐसे में कर्नाटक का रिजल्ट अगर बीजेपी के हिसाब से नहीं आता है धनंजय जी, तो फिर इसका असर क्या महाराष्ट्र में भी पड़ते देखेंगे? क्या चुनाव से पहले जो गतिविधियां हुई हैं, खासकर एनसीपी के साथ में अंदर खाने जो हुई हैं, उसका असर इस चुनाव के बाद कैसा होगा? और अगर यहाँ शरद पवार अगर अपने इस्तीफे पे अड़े रहते तब क्या कुछ हालत होती है? क्या उसका असर कर्नाटक पे भी पड़ता? थोड़ा, चूंकि दोनों राज्य पड़ोसी राज्य हैं, उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ। चुनाव में कर्नाटक में पड़ेगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन श्रवण गर्ग जी ने एक बात कही कि बड़ा महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और मैं भी इस चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि अब देश की राजनीति यहाँ से बदलेगी, या तो वो गटर की तरफ जाएगी या फिर से उस तरफ जाएगी जहाँ से जिस सोच के साथ देश को आज़ाद कराया गया था। और ये अगर कर्नाटक का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो मुझे लगता है कि देश बिल्कुल ही अलग रास्ते पे चल पड़ेगा। क्या इस देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने इसलिए आज़ादी दिलाई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कुछ दिक्कत थी? हमने कभी मुगल काल में भी नहीं सुना कि हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है, मंदिर जो है जाने में किसी को दिक्कत हो रही है। हमारे गांव में 7 मंदिर हैं और उन 7 मंदिर में बहुत कम लोग जाते हैं। लोग जा रहे हैं स्कूल, लोग जाते हैं अस्पताल, लोग जा रहे हैं बाजार, लोग जा रहे हैं बम्बई रोजगार ढूंढने के लिए। मंदिर कोई नहीं जा रहा हमारे गांव। हमारे गांव में एक मस्जिद भी है, उसमें कोई अजान भी पढ़ते नहीं आता है। तो देश की आम आबादी जनता जो है उसको भगवान की आराधना करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी की सहयोग की जरूरत नहीं है। देश की आबादी को जरूरत है एक ऐसी पार्टी की जो उसको भुखमरी से बचाए, जो उसको रोजगार दे, जो उसके लिए शिक्षा दे, जो उसको अस्पताल मुहैया कराए, जो उसका जीवन शांतिपूर्ण बना करके रखे। ये कहते हैं कि जहां कांग्रेस जीतेगी दंगा फैलेगा, दंगा तो हर जगह ये फैला रहे हैं। मैं वापस जिक्र करूंगा कश्मीर फाइल्स के बाद क्यों ये जिक्र कर रहे हैं मोदी जी द केरल स्टोरी की। क्या है केरल स्टोरी में? क्या केरल स्टोरी भारत सरकार का कोई डॉक्यूमेंट है या बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बैन करते हैं और द केरल स्टोरी को इंडोर्स करते हैं। कौन है केरल स्टोरी में? क्या कहानी है? आप जो है धर्म के नाम पर, जो संप्रदायवाद के नाम पर जो आप भड़का रहे हैं, लोगों को आग लगा रहे हैं। अब देखिए बिहार में भी यही करने आए थे, बिहार में तो हुआ नहीं, महाराष्ट्र में भी करने की सोचेंगे ये। लेकिन अब जनता देश की समझ रही है। और एक और बात कहूँ कि प्रशांत जी ने कहा कि जो पोस्टर है उसमें मोदी जी का पोस्टर दिखाई पड़ता है, बीजेपी का पोस्टर, लेकिन जब कांग्रेस का पोस्टर आता है तो स्थानीय नेताओं के पोस्टर आते हैं, केंद्रीय नेताओं के पोस्टर में फोटो छोटे हो जाते हैं। ये भी बता रहा है कि देश की राजनीति को कौन किस दिशा में ले जाना चाहता है। देश मोदी नहीं हो सकता, न देश राहुल गांधी है। देश इस देश की जनता है, इस जनता की चाहत जो पूरी करेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और देश अभी कर्नाटक में चुनाव मुख्यमंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री के पद मतलब स्टेट की सरकार का चुनाव हो रहा है। ये किस लिए दौड़ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री की हैसियत से दौड़ रहे हैं या बीजेपी के किसी नेता की हैसियत से दौड़ रहे हैं? अब तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री किसी दिन मुखिया के चुनाव में दौड़ेंगे, प्रचार करने जाएंगे ये कि फलाना मुखिया को जिता दीजिए। इस स्तर पर राजनीति को लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और देश जो है बड़े अमन चैन से चल रहा था। देश में कहाँ दंगे हो रहे थे? छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखिए 5 लोगों को मार दिया गया, गोली मार दी गई। तो इस तरह के जो कांड कर रहे हैं, ये खामखा भड़का रहे हैं, ये खामखा। अब बजरंग दल, बजरंग बली को एक कैसे कर सकते हो भाई? क्या बजरंग दल के आने के बाद बजरंग बली का महत्व तो हिंदुस्तान में बढ़ गया है? उसके पहले बजरंग बली को नहीं जानते थे लोग। बजरंग दल वालों ने बताया बजरंग बली कौन है। क्या आरएसएस ने बताया कि हिंदू धर्म क्या होता है? ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी
जी जो है देश के संविधान और देश का संवैधानिक पद जो प्रधानमंत्री का पद है उसको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का चुनाव, मुझे लगता है कर्नाटक की जनता, जिसकी बात कर रहे थे स्वामी जी, कर्नाटक की जनता नहीं, देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस देश में मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलने वाला है। इस देश में कितना रोजगार आया है, कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, लगातार ये नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बजरंग बली को आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, हम जनता को सहायता की जरूरत है कि बजरंग बली मदद करें। तो जनता की तरफ से बजरंग बली है, प्रधानमंत्री की तरफ से बजरंग बली खड़े नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है एक तरफा है, कांग्रेस को जीत मिलेगी और कांग्रेस को जीत भी इसलिए मिलेगी कि देश के जनतंत्र को जीतना होगा। अगर देश का जनतंत्र हार गया और प्रधानमंत्री जीत गया तो बड़ा दुर्भाग्य होगा देश में। तो सुन रहे थे आप धनंजय कुमार जी को और पूरा विश्लेषण, और खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक की सब में क्या कुछ और आने वाले समय में देश में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब एक बार आपके पास फिर से। और आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी को भी, जो बातें यहाँ हम लोग पिछले 5 दिनों से घूम घूम कर देख रहे हैं, उन बातों में एक बात यहाँ साफ नजर आ रही है कि जनता का मूड इस बार कुछ और है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 4 दशक से यहाँ पार्टीज जो हैं अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई हैं। और ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं आप बीजेपी के लिए, कि बीजेपी अगर यहाँ लूज करती है तो आगे का रास्ता, जैसे तमाम विश्लेषक यही कह रहे हैं कि आगे का रास्ता, खासकर 2024 का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। आपका नजरिया क्या कहता है इस पे? देखिए, मैं आपने प्रशांत जी के बारे में, प्रशांत जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं उससे शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक के जो रिजल्ट हैं ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल ऑडिट है, होगा। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल ऑडिट नहीं है, ये उससे भी आगे चलकर राहुल गांधी की लीडरशिप पर जनता का एंडोर्समेंट होगा। देश की जनता उनकी लीडरशिप को कितना एंडोर्स कर रही है, क्योंकि इस चुनाव को राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी सारे हमले अपने ऊपर झेल रहे हैं और बहुत ही शांत भाव से पूरी चीजों को, इश्यूज पर खड़े हुए हैं। आज भी वो कम्युनलाइज नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि 3 घटनाओं की तरफ आप देखिए कि विपक्ष की बैठक होने वाली थी पटना में, विपक्षी दलों की। ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्ष की बैठक बंगाल के बाहर बिहार में होनी चाहिए, जहां से 1974 का आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश ने उस बैठक को कर्नाटक तक स्थगित कर दिया है। वो बैठक अब कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद होगी, मतलब 13 मई के बाद वो बैठक वहां होने वाली है। इसका मतलब यह है कि ये जो चुनाव है देश में विपक्षी एकता के लिहाज से और आने वाली राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 2 चीजें और देखिए आप राजीव जी, कि जब से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल की बात कही है और पीएफआई की बात कही है, पीएफआई ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। पीएफआई ने कांग्रेस पर हमले शुरू नहीं किए हैं, बजरंग दल ने हमले शुरू किए हैं। पीएफआई ने केरल में भी शुरू नहीं किए हैं। और एक कांग्रेस पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस के मुख्यालय पर, वो कहाँ हुआ है? जबलपुर में हुआ है, जिसको संस्कार धानी जबलपुर कहते हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। तो आप
इन तमाम चीज़ों को देखिए। और राजस्थान में आज क्या हुआ है कि सचिन पायलट एक अचानक से फिर सक्रिय हो गए हैं गहलोत सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो देख रही है उसको डिफ्यूज करने के लिए नेशनली, उसने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, देश में एक नए तरह का माहौल बनाने के लिए समानांतर रूप से प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ये जो चल रहा है, मैं आखिरी बात एक कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए जी। जो इन्होंने कही, प्रशांत जी ने कही, वो इम्पोर्टेंट है। 36 सीटें उन्होंने शेड्यूल कास्ट की बताई है। मुस्लिम कोटा जो 4% था रिजर्वेशन, वो खत्म करके मुंबई सरकार ने 2-2% बांट दिए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। कांग्रेस ने कहा है कि वो जब अगर सत्ता में आएगी तो रिजर्वेशन को 50 से बढ़ाकर 75% कर देगी और एससी रिजर्वेशन को 15 से 17% कर देगी। अब आप देखिए कि ये 36 सीटें जो हैं, ये जो 36 सीटें हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है कर्नाटक में, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती है, ये ध्रुवीकरण कर्नाटक में जो हो रहा है, जिसको बीजेपी अवॉइड करना चाहती है, टालना चाहती है, वो हो रहा है एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम्स का। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बता सकते हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं प्रशांत जी, कि ओबीसी का वोट शेयर कितना है, मुस्लिम्स का कितना है, एससी का कितना है और एसटी का कितना है। ये अब मामला हिंदू मुस्लिम नहीं रहा है जो भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैप में डाल रही है। हालांकि एससी एसटी में भी और ओबीसी में भी हिंदू है, ये भी मान के चलना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा है, और आपके एक डिबेट में एडिना के जो साथी थे उन्होंने भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी लेफ्ट और राइट हैं। और इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी कहा, पूरा का पूरा पोलराइजेशन कर्नाटक में बदल गया है और यही ध्रुवीकरण पूरे देश में आगे चलने वाला है अब। तो इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है कि बजरंगबली को और बजरंग को इशू बनाया है, इसका पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके कारण पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी को, क्योंकि उस पर बजरंग दल हावी हो जाएगा। अभी बजरंग दल को मार्जिनलाइज किया हुआ है जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, तो पार्टी के ऊपर बजरंग दल के लोग हावी हो जाएंगे जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां। तो ये जो है एक नया जो फैक्टर मोदी जी ने जोड़ दिया है बजरंगबली को लाकर, इससे पार्टी को लंबी लॉन्ग रन में काफी नुकसान पहुंचने वाला है। तो कर्नाटक के कारण, कर्नाटक का रिजल्ट जो भी निकले वो तो अब तय हो गया है, सील हो गया है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान के बहुत सारे बिंदु इस चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर दिए। और आज एक जो आखिरी बात कहता हूं कि तेजस्वी सूर्या को प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री के रोड शो में तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं था कैंपेनर्स की लिस्ट में, बीजेपी के जो कैंपेनर्स की लिस्ट थी स्टेट में, पर आज तेजस्वी सूर्या को उसमें खड़ा किया था। वो खड़ा इसलिए किया कि बेंगलुरु में बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में तेजस्वी सूर्या का चेहरा दिखाना जरूरी है कि जिससे जो पोलराइजेशन है उसको ठीक से दिखा सके। साहब,
आपने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। जी मैं ये कह रहा था कुछ और आप जोड़ना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे कई साथियों ने भी कहा है, मैं इसको कर्नाटक का चुनाव नहीं देख रहा हूं, मैं देश का चुनाव देख रहा हूं। और इससे लोकसभा के चुनाव का और आगे आने वाली विधानसभाओं के चुनाव का ट्रेंड सेट होने वाला है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी आगे की स्ट्रेटेजी आप पाएंगे कि इस चुनाव के आधार पर तय करना पड़ेगी। यहाँ जिस तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, और अगर इस कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है राजीव जी, तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में बहुत ताकत कमजोर हो जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनको मुख्य प्रधानमंत्री कभी हटाना चाहते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये इसका एक जो फॉल आउट है वो आप देखिएगा कि इसके कई फॉल आउट्स हैं। मतलब कांग्रेस के लिए कम है, बीजेपी के लिए ज्यादा है। कि इसकी बीजेपी की जीत और हार, पार्टी की 24 की संभावनाएं, विधानसभा के चुनाव, प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी पर पकड़ और मुख्यमंत्रियों पर उनका दबदबा, इन तमाम चीजों को प्रभावित करने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री काफी जी जान से अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं, जो कि हमने पिछले किसी भी चुनाव में नहीं देखा। न पंजाब में देखा, न हिमाचल में देखा, न गुजरात में देखा। कर्नाटक में ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को और नड्डा जी को, तीनों को इस तरह से अपने आप को झोंकना पड़ रहा है। बस मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर क्या कारण है कि तीनों लीडर जो हैं अपने आप को झोंके हुए हैं कर्नाटक के चुनाव में। और जातीय समीकरण की बात कर रहे थे गर्ग साहब, आप सुन ही रहे थे। और इसमें अहिंदा का मामला भी है, जरा उसके बारे में चाहता हूँ कि विस्तार से। हाँ, मैं इसी पे कहना चाह रहा था कि यहाँ कर्नाटक में जो सिद्धरामैया ने एक फॉर्मूला बनाया अहिंदा का, जिसमें दलित और दलित समाज के सभी लेफ्ट राइट अनटचेबल सारे लोग, तो दलित ओबीसी, इसमें लिंगायत वो कलिक को भी आप माने, उनके भी हिस्से, और उसके बाद ट्राइबल और माइनॉरिटीज, इनके जातिगत समूह का एक कॉम्बिनेशन है अहिंदा। अब ये अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये कामयाब यहाँ होता है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर टेम्पलेट बनेगा, और ये वही होगा कि जो 93 में हमने देखा कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये राष्ट्रीय स्तर पर फिर नए तरीके से आप देखिएगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अब इसमें आरक्षण के मुद्दे जुड़ेंगे, इसमें जातिगत जनगणना का मामला जुड़ेगा, जिसको अभी पटना हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, इसका मामला जुड़ेगा। तो ये सारे मामले जुड़ेंगे, और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसका सबसे मजबूत जवाब यही होगा। इसीलिए जो मैं गर्ग साहब की बात से सहमत हूँ कि कर्नाटका का चुनाव, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए कि दिस विल चेंज एवरीथिंग, ये सब कुछ बदल देगा। तो ये सब कुछ बदल देने वाला चुनाव का नतीजा होगा, अगर ये चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो। गर्ग साहब कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, ये चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में न भी जाए तो भी इस देश की राजनीति बदलने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हो जाएगी इस चुनाव के बाद। मैं मतलब, एक तो अगर ओपिनियन पोल ही गलत साबित हो रहे हैं तो सारे के सारे ओपिनियन पोल्स की क्रेडिबिलिटी इसमें दांव पर लगी हुई है, जिसमें सी वोटर भी शामिल है। और अगर मतलब आमतौर से जो ओपिनियन पोल्स हैं इतने ज्यादा धराशायी नहीं होते हैं कि जो 60 और 70 और 80 सीटें दे रहे हों वो बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट भी बना दे और मेजोरिटी भी दिला दे, तो ये तो बड़ा अचंबा हो जाएगा। मतलब ये अभी से नहीं कहना चाहिए, पर लोग आरोप लगाने लगेंगे कि
चुनाव में बहुत बड़ी धांधली की गई है या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं उस चीज़ को अभी नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी अनहोनी हो भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से कमजोर होकर ही दिल्ली लौटने वाली है राजीव जी, और पूरे देश में कमजोर होकर लौटने वाली है, क्योंकि एक आदमी पार्टी को चला रहा है। अब वो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में ध्वस्त होने वाला है और आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर एक नए किस्म के दबाव पैदा होने वाले हैं कि आगे के चुनाव की स्ट्रेटेजी में किन लोगों को शामिल करना जरूरी है। आप अगर देखें कि जो कैंपेनर्स आए हैं आप तो कर्नाटक में हैं, वो कौन कैंपेनर्स हैं? जो चीजों को पोलराइज कर रहे हैं वो कैंपेनर्स आए हैं। मतलब असम के चीफ मिनिस्टर आए हैं जो कहते हैं कि ये टीपू सुल्तान के परिवार के हैं, डीके शिव कुमार और जो ये हैं। तो इसलिए एक जो चीज अभी प्रकट हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी में भी काफी परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस में तो काफी ऑलरेडी हो चुका है, काफी चीजें हो गई है, और इस चुनाव के बाद मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में भी काफी बड़े परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि ये अब मामला आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, या आपने देखा कि किस तरह से लोकल बॉडीज के चुनाव में शिमला के, फॉर एग्जांपल अभी लोकल बॉडीज के चुनाव में शिमला की कांग्रेस ने जिस तरह से वहां स्वीप किया, वो एक बहुत बड़ी बात। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट भारत की पॉलिटिक्स के लिए इसलिए होगा कि हो सकता है कि कर्नाटक के बाद देश सांप्रदायिकता के चुनाव प्रचार से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का चुनाव प्रचार अब आगे नहीं चलेगा और डेवलपमेंट का एजेंडा ही चलने वाला है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, उसके बारे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तो कहा है, पर चुनाव प्रचार में बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रही है पार्टी। तो इसलिए आप बहुत सारी चीजों को देखिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए कि ये चुनाव की दिशा इस समय किस तरफ जा रही है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कह रहे थे आप। बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से आप लोगों के बीच कर्नाटक में जो सबसे बड़ा सर्वे आया है, उस सर्वे को लेकर के एक विश्लेषण एक्सपर्ट्स के जरिए हम करने की कोशिश करेंगे। तो 9 बजे के उस कार्यक्रम में भी आप जुड़िए, उसको भी देखिए आप। और कर्नाटक का चुनाव ऐसे भी अब पैकअप हो चुका है और 2 दिन बाद यानी परसों चुनाव प्रचार थम जाएगा और 10 तारीख को लोग घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे। जो लोग कर्नाटक से हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश जरूर है कि घर से निकलिए और अपने चहेती पार्टी को वोट दीजिए जा करके, और ज़रूर ध्यान रखिए कि इस संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को ज़रूर निभाइए और उसके लिए वोट देना ज़रूरी है। लेकिन हम चर्चा यहाँ कर्नाटक के चुनाव की अभी लगातार पिछले लगभग 1.5 घंटे से कर रहे हैं। समय अब खत्म होने को है और पूरे दिन भर और पिछले 5 दिनों से हम लगातार चर्चा, कुछ साथी हैं, आइए ज़रा अगर 1-2 आप लोग आ जाएं तो आपका नाम क्या है? पी शरण, थोड़ा इधर आइए। देखिए कुछ लोग लगातार, और भी लोग थे जो चले गए और कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे इस कार्यक्रम को। हालांकि इस कार्यक्रम में आप सब जानते हैं कि हम जो हमारे विश्लेषक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों के बीच ही जाते हैं। लेकिन इन लोगों से भी बात करना। आप हिंदी जानते हो? हाँ, समझता हूँ। समझते हैं तो आप जानते हो? Yes, I can speak better हिंदी। So मैं अच्छी तरह हिंदी। ठीक है। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है 10 तारीख को। चुनाव कर्नाटक के रहने वाले? Yes, मैं कर्नाटक का बीदर के रहने वाले हूँ। अच्छा, बीदर के रहने वाले? हाँ, बीदर। Yes। बीदर में किस दिशा में और कर्नाटक में किधर जा रहा है चुनाव? बिफोर एक सर्वे पहला हो गया था, उसमें थोड़ा कांग्रेस लीडिंग पे था। जब मोदी 4 दिन इधर आके रोड शो, मोस्ट ऑफ द, आज भी तो किया है मोदी, आज भी किया, सभी प्लेसेस कवर किया ना, उसके बाद माहौल कंप्लीटली चेंज हो गए। सेकेंड सर्वे में बीजेपी लीड कर रहा,
किसका सर्वे है? ये सबका टीवी का, जो भी TV9 हो, सभी का, पब्लिक टीवी हो, सुवर्ण न्यूज चैनल का, सबका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोदी 4-5 दिन मेहनत करने के टीवी बाद, सर्वे ही देखते हैं आप या जमीन पे भी देखते हैं? नहीं, दोनों ही देख रहा। टीवी पे भी लोग वही कह रहे हैं। वही कह रहे। बिफोर, जब मोदी 4-5 दिन इधर था ना, तब माहौल बदल गया है। तब तो एक काम कीजिए, मोदी जी को यही बैठा लीजिए, नहीं, चुनाव पर आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो पीएम कैंडिडेट है, ऐसा नहीं हो सकता कि फुल भारत देश देखना पड़ेगा। इसलिए अब 100 का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है। अच्छा, बीजेपी 100 क्रॉस लग रहा है कि फुल मेजोरिटी बीजेपी आ जाऊंगा। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर बीजेपी। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रचार करने हम बिल्कुल नहीं आए हैं। अपनी बात रखिए। मेरे पर्सनल नहीं, पर्सनल भी नहीं, ये अनुमति हम किसी को नहीं देते हैं। अपनी बात जरूर रखिए। आप बीजेपी के समर्थक हैं, रहिए समर्थक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि हमारे दर्शक जो हैं वो एक विश्लेषण, आप लोग तो थे यहाँ पे इसलिए हमने आपको कर लिया। आप कैसे देख रहे हैं? आप भी एक मिनट, नो मोदी नो राहुल गांधी, ओनली पवन कल्याण, जय जनसेना। देखिए, ये अलग है। आपके भी कोई पसंद है तो आप भी बोल दीजिए भाई, सब अलग अलग। हाँ, आपके कौन पसंदीदा है? नहीं, कोई नहीं है। तो देखिए, सब अलग अलग बातें करते हैं और चुनाव में ये माहौल बन जाता है और ये जरूरत भी है कि अपने अपने, और अभी मैं कह भी रहा था कि अपने अपने नेताओं को, जो आपका पसंदीदा नेता है उसको आप जरूर वोट करने जाइए। और इस संविधान को बचाना है तो सबसे जरूरी है कि आप वोट कीजिए। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने के उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय कुमार जी आपको, और हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार पिछले 5 दिनों से हमारे साथ इस चुनावी सफर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से लगातार जमीनी हकीकत जानने समझने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और एक साथी और जो आज वापस जा चुके हैं अपने घर, संकल्प मल्होत्रा जी। कल हम जब कोलार में थे तो वहाँ भी हमारे एक दर्शक, एक साथी मिल गए और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नसीर शाह जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी बातें और कोलार को समझने में उन्होंने बहुत मदद की। तो कोलार में भी बहुत साथी थे। उधर मैसूरू हम गए, मैसूरू से आगे और खासकर सिद्धारमैया का जो क्षेत्र है वरुणा, वहाँ उसके बगल में एक दक्षिण का काशी कहलाने वाला एक शहर है। उस शहर का नाम है नंजनगुर। नंजनगुर जो है वहाँ नीलकंठ कहते हैं। नंजन का मतलब ही यही होता है शायद कन्नड़ में, बताया जा रहा था मुझे, और बहुत पुराना मंदिर है। तो उस मंदिर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी